नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके चौथे चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का एक टॉपिक लेकर चलेंगे। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीनालिका। हम इससे ठीक पहले एम्पीयर का नियम पढ़ चुके हैं और ये जो प्रीनालिका होती है वो एम्पीयर के नियम पर आधारित होती है। अब प्रीनालिका क्या चीज है, देखिए इसके पश्चात हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे टोरॉइड, जो भी एम्पीयर के नियम पर ही आधारित होता है। टोरॉइड और प्रीनालिका दोनों ही समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए काम में आने वाली युक्तियां होती है। तो प्रीनालिका का उपयोग होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में। और हमारा जो टीवी होता है, टीवी के अंदर प्रीनालिका का प्रयोग किया जाता है, सोलेनोइड का प्रयोग किया जाता है, उसके जरिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। विद्यार्थियों, पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रीनालिका एक्चुअल में होती क्या चीज है। ये सुन लीजिए, एक खोखला बेलन होता है, कुचालक बेलन होता है और अक्सर ये जो चीनी मिट्टी होता है उसका बना होता है। खोखला कुचालक लंबा बेलन होता है, उसके ऊपर यदि हम विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेट दें तो उस व्यवस्था को हम प्रीनालिका कहते हैं। तो देखिए इसमें जो एक वर्ड आया विद्युत रुद्ध, विद्युत रुद्ध का मतलब क्या है मैं पहले आपको यह समझा देता हूं। विद्युत रुद्ध, देखिए इसका मतलब है कि आपके पास में जैसे ये कोई वायर है, आपने देखा होगा पंखे की मोटर हो या जो किसी भी प्रकार की मोटर होती है, उसमें आपने देखा होगा कि जो तांबे का तार होता है उसके ऊपर पॉलिश की हुई होती है। उसके ऊपर क्या की हुई होती है? पॉलिश। वो पॉलिश से करने से ऐसा क्या हो जाता है, क्योंकि जो मोटर होती है उसके अंदर बहुत सारे तारों का जाल होता है, इस तरीके से बहुत सारे वायर्स का कुंडली बनी हुई होती है। तो यहां पर क्या है, एक वायर दूसरे वायर के संपर्क में रहता है, लेकिन एक वायर से दूसरे वायर में धारा का प्रवाह नहीं होता। एक बार मेरी बात को सुन लीजिए, क्यों नहीं होता? क्योंकि उस तार के ऊपर कुचालक पॉलिश चढ़ी हुई है। पॉलिश कैसी है? कुचालक है। तो कुचालक पॉलिश है, तो इसलिए एक वायर दूसरे वायर के संपर्क में आ जाए, हालांकि एक ही वायर है वो घूमकर आ रहा है, तो वो एक दूसरे के जब संपर्क में आ जाते हैं तो एक दूसरे से करंट का फ्लो नहीं होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जो तार है उसके ऊपर कुचालक पॉलिश चढ़ी हुई है, कुचालक पॉलिश। तो उस कुचालक पॉलिश की वजह से एक वायर से दूसरे वायर में करंट का फ्लो नहीं होता। तो यहां पर मैंने जो बोला है विद्युत रुद्ध, विद्युत रुद्ध का मतलब है ऐसा तार है जिसमें से उसके पास वाले तार में यदि संपर्क में भी हैं तो विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। समझ आ गया? तो देखिए विद्युत रुद्ध तार के आप या तो क्या कर सकते हैं, विद्युत रुद्ध किसी तार को कैसे बनाते हैं, या तो उसके ऊपर कुचालक पॉलिश कर दीजिए, या आपने अपने घरों में जो लाइट फीडिंग के वायर होते हैं वो भी विद्युत रुद्ध ही होते हैं। विद्युत रुद्ध का मतलब है उसके ऊपर एक कुचालक आवरण चढ़ा होता है और वो प्लास्टिक का आवरण होता है, रबर का आवरण होता है। वो आपने अपने घरों में जो फिटिंग के वायर होते हैं उसमें देखा होगा विद्यार्थियों। तो यहां तक विद्युत रुद्ध का मतलब आप लोग समझ पाए होंगे। विद्युत रुद्ध का मतलब एक वायर है जिसके ऊपर कुचालक पॉलिश चढ़ी होती है, और वो पॉलिश भी हो सकती है, इसके अलावा रबर का आवरण भी हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है। अब प्रीनालिका क्या चीज है? एक बेलन होता है, बेलन, और वो कुचालक बेलन होता है। बेलन भी कैसा है? कुचालक बेलन होता है। अब ये जो कुचालक बेलन है किसका बना होता है? मोस्टली ये बना होता है चीनी मिट्टी का, चीनी मिट्टी का बना होता है, जिससे कप गिलास, जो चीनी मिट्टी के कप गिलास बनते हैं वो ही पदार्थ इसको बनाने में यूज में लेते हैं। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, विद्युत रुद्ध ये तांबे के तार इस तरीके से लपेट देते हैं, इस तरीके से इसके ऊपर लपेट दिया जाता है, और जब इसमें से करंट का फ्लो करवाया जाता है, धारा इसमें से प्रवाहित की जाती है, तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस व्यवस्था को हम प्रीनालिका कहते हैं। तो देखिए प्रीनालिका क्या है? एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें
एक लंबी नलिका होती है, कुचालक नलिका होती है, उसके ऊपर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लिपटे होते हैं। विद्युत रुद्ध तांबे के तार लिपटे होते हैं और उसके जरिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। तो देखिए परिनालिका किसे कहते हैं? यदि किसी खोखली कुचालक बेलन के ऊपर विद्युत रुद्ध तांबे के तार यदि एक समान रूप से लपेट दिए जाए तो प्राप्त व्यवस्था परिनालिका कहलाती है। प्राप्त व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? परिनालिका कहेंगे, सोलेनोइड कहा जाता है विद्यार्थियों। अब इसका यूज क्या होता है ये भी समझ लेंगे। इसका उपयोग होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का कार्य करता है। अब देखिए मोस्टली जो परिनालिका होती है उसकी लंबाई अधिक होती है, रेडियस कम होती है। त्रिज्या क्या होगी उसकी? कम, और लंबाई होगी ज्यादा। ये एक आदर्श परिनालिका की मैंने एग्जाम्पल बताया। वैसे साइज छोटी भी हो सकती है, जो लंबाई है वो कम भी हो सकती है, बट जो आदर्श परिनालिका है उसकी लंबाई त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक होनी चाहिए। लंबाई ज्यादा, रेडियस कम। तो विद्यार्थी ये आप लोगों को समझ में आ गया। परिनालिका के अंदर जो खोखला बेलन हमने लिया तो उस बेलन के अंदर वाला जो पार्ट होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। आपने इस तरीके से खोखले बेलन के ऊपर वायर लिपटे और अंदर वो जो वायर है उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो बहुत कम, न के बराबर, शून्य के बराबर हम मानकर चलते हैं। हालांकि एकदम जीरो तो नहीं होता, बट हम शून्य के बराबर उनको मानकर चल सकते हैं। तो ये सब बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं इन्हीं बातों को यहां पर पुट कर देता हूं, फिर से आप समझ भी लीजिए और मैं यहां पर पुट भी करता चला जा रहा हूं। तो देखिए परिनालिका किसे कहते हैं कि यदि किसी खोखले कुचालक बेलन पर, यदि किसी खोखले कुचालक बेलन पर, यह खोखला कुचालक बेलन विद्यार्थियों किसका बना होगा? मैंने स्पष्ट कर दिया है, चीनी मिट्टी का बना होता है। यदि किसी खोखले कुचालक बेलन पर विद्युत रुद्ध का मतलब भी मैंने आप लोगों को यहां पर समझा दिया है। विद्युत रुद्ध तांबे के तार एक समान रूप से लपेट दिए जाएं, एक समान रूप से लपेट दिए जाएं, एक समान रूप से लपेट दिए जाएं तो प्राप्त व्यवस्था क्या कहलाएगी विद्यार्थियों? प्राप्त व्यवस्था परिनालिका कहलाती है। इस व्यवस्था को ये हम क्या कहेंगे? परिनालिका कहेंगे। प्राप्त व्यवस्था परिनालिका कहलाती है। प्राप्त व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? परिनालिका कहेंगे। एक बार डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए। यदि किसी खोखले कुचालक बेलन पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार एक समान रूप से लपेट देते हैं तो उस व्यवस्था को हम परिनालिका कहेंगे। परिनालिका का काम होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। तो इसका यूज क्या है? परिनालिका का उपयोग क्या उपयोग है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का काम होता है। अब देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हम परिनालिका का प्रयोग कर सकते हैं। अब परिनालिका का जो आकार है वो किस टाइप का होना चाहिए? लंबाई अधिक और त्रिज्या कम। तो आदर्श परिनालिका की लंबाई अधिक और त्रिज्या क्या होती है? कम होती है। तो हम यहां पर पुट कर देते हैं परिनालिका की लंबाई उसकी त्रिज्या की तुलना में उसकी त्रिज्या
की तुलना में बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। रेडियस कम होगी, लंबाई अधिक होगी। अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आंतरिक भाग में, जो उसका खोखला भाग होता है, प्रणालिका के खोखले भाग में एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, और जबकि बाहर चुंबकीय क्षेत्र बहुत कम। देखो अंदर वाला जो पार्ट है, हमने यहां पर जो डायग्राम दिखाया है, इसका जो खोखला भाग है, अंदर वाला पार्ट, यहां पर तो होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और बाहर क्या होगा, बहुत कम या शून्य के लगभग भी आप मान सकते हैं। तो यहां पर देखिए प्रणालिका के खोखले भाग में, प्रणालिका के खोखले भाग में एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक समान यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, जबकि बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। विद्यार्थी ये लाइन दिख रही होगी आपको, लास्ट वाली लाइन कहीं कट तो नहीं रही है, मैं देख लेता हूं। विद्यार्थी लास्ट लाइन भी हमारे वीडियो में आ रही है, आप लोगों को ये भी अच्छे से दिख रही है, अच्छी बात है। बताइए इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई प्रणालिका क्या चीज है। अब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट करती है वो मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं कि इससे कैसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर हम इससे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी ज्ञात करेंगे, वो एम्पियर के नियम की सहायता से ज्ञात करेंगे। पहले आप देख लीजिए कि किसी प्रणालिका के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कैसे पॉसिबल है, कैसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र उसके मध्य भाग में उत्पन्न होता है। विद्यार्थियों मैं यहां पर चीनी मिट्टी की एक प्रणालिका का निर्माण आप लोगों के सामने कर रहा हूं। हम यहां पर ये ले लेते हैं, एक प्रणालिका का मैंने यहां पर छोटा सा हिस्सा दिखाया है, छोटा सा हिस्सा इसलिए ताकि हम आसानी से इसे समझ सके। छोटा सा हिस्सा दिखाया है हमने, इसकी रेडियस भी थोड़ी सी बड़ी दिखाई है ताकि आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आ सके। अब देखिए विद्यार्थियों ये प्रणालिका है और इस प्रणालिका के ऊपर जो वायर लिपटे हुए हैं उन वायर्स को मैं यहां पर दिखा रहा हूं कि एक वायर यहां से इस तरीके से जा रहा है। देखो ध्यान देना, वो वायर इस तरीके से यहां से जाएगा, इस तरीके से यहां से इसके ऊपर से होकर, देखो इसके पीछे वाले भाग से जा रहा है, इसलिए मैंने इसको डॉट डॉट दिखाया है। बोर्ड पर फोकस रखिए, आ जाएगा समझ में। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट तो फिजिक्स का हर टॉपिक ही होता है। तो यहां से देखेंगे ये जो वायर है वो इसके पीछे से गया, फिर इसके ऊपर से ऐसे आएगा, तो ये इधर ऐसे ऊपर से आ गया, फिर इधर से ये वापस इसके इधर से गया, फिर ये डॉट 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 इस तरीके से ऐसे इसके नीचे से गया, ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा। यहां से इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, ये हमारे पास में इस तरीके से ऐसे, तो करंट इधर से गई, फिर इसमें इधर से इस तरीके से करंट का फ्लो होता है। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे इसमें से धारा को हम दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो धारा इस तरीके से बह रही है प्रणालिका में। विद्यार्थी इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए किसी तार में से जब विद्युत का प्रवाह होता है तो हम ये जानते हैं कि उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये तो ओरस्टेड ने बता दिया था। ओरस्टेड ने क्या बताया था कि जब किसी चालक में से विद्युत का प्रवाह होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो है वो यही था। फर्स्ट वीडियो में ही हमने इसको क्लियर कर दिया कि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यहां पर
जैसे ये आपके पास में कोई वायर है, ये आपके पास में क्या है, कोई वायर है जिसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है। कितना करंट फ्लो हो रहा है, I। अब इस वायर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इस वायर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और वो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरीके से होगा, एक बंद वक्र के रूप में होगा। और इस चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन आप दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे ज्ञात करते हैं, दाहिने हाथ से धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में रहें। तो धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है तो अंगुलियां इसके चारों ओर इस तरीके से। बहुत बार आ चुका है दाहिने हाथ का नियम, आगे भी आता रहेगा, दिमाग में अब तक फिट हो जाना चाहिए था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा है दाहिने हाथ का नियम। विद्यार्थियों, ये भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स है। इसमें आप एक दिन में किसी वीडियो में, यदि आप इस वीडियो में आज आए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे से ज़्यादा उम्मीद रखना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप पहले दिन ही आ जाइए और पहले दिन ही फिजिक्स समझ में आ जाए। यदि पहले दिन ही आ गई फिजिक्स समझ में तो फिजिक्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसलिए यदि आप रेगुलर रहते हैं तो ही समझ में आएगी। आप बीच में से किसी एक वीडियो को उठाकर देख रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है कि समझ में आ जाए, या गुरुजी कोई देवता बन जाए, कोई सर ने सही नहीं समझा, अरे सर क्या करेंगे इसमें। यदि आप रेगुलर नहीं है, कंटिन्यू वीडियोज नहीं देख रहे हैं, टॉपिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है। चाहे कोई किसी से ही पढ़वा लो, कोई सा भी टीचर यदि आपको पढ़ा रहा है, तो पॉसिबल नहीं है कि अपने आप सीधे ही किसी भी टॉपिक को समझाना। आप पहले उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उनको पढ़कर आएंगे तो ही समझ में आएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि भाई दाहिने हाथ का नियम है, तो दाहिने हाथ का नियम आपके दिमाग में होना चाहिए, और स्टेट का प्रयोग बताया तो और स्टेट का प्रयोग आपके समझ में आना चाहिए, तब ये चीज़ें समझ में आती है। मैं बात करूं चुंबकीय क्षेत्र की, आप चुंबकीय क्षेत्र जानते ही नहीं है, मैं बार बार इस वीडियो में चुंबकीय क्षेत्र चिल्ला रहा हूं, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो विद्यार्थियों, पहला काम तो यही है, कंटिन्यू आपको वीडियोज देखने हैं, कंटिन्यू PDF से आपको पढ़ना है, तभी पॉसिबल होगा। देखिए, इस कोरोना काल में आपको कंटिन्यू जो NCERT का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वीडियोज प्रोवाइड हम करवा रहे हैं, समय पर करवा रहे हैं और सबसे आगे चल रहे हैं। देखिए, चौथा चैप्टर चल रहा है, यदि आप हमारे साथ में चलें तो चौथे चैप्टर तक पहुंच चुके हैं आप। तो विद्यार्थियों, फोकस करेंगे, हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। मैं ज़्यादा पढ़ाने के अलावा एक्स्ट्रा किसी भी वीडियो में कोई बात भी नहीं करता हूं। मैंने आज थोड़ा सा कहा है और इस पर आप ध्यान देंगे। देखिए, क्या है कि हम ये जानते हैं कि धारावाही चालक से जब विद्युत का प्रवाह होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके चारों ओर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से ज्ञात करेंगे। अंगूठा धारा की दिशा में होना चाहिए, तो मुड़ी हुई अंगुलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। अब देखिए, ये जो वायर है वो यहां से तो निकल रहा है, ऐसे है ये वायर है, ऐसे, तो यहां से ये निकल रहा है बाहर, यहां से क्या हो रहा है, ऐसे घूमकर ये बाहर निकल रहा है। यहां से तो निकल रहा है ये बाहर, और ये कर रहा है इधर ऐसे घूमकर अंदर प्रवेश कर रहा है। यहां से बाहर निकल रहा है, अंदर प्रवेश कर रहा है, बाहर निकल रहा है, अंदर प्रवेश कर रहा है। तो ये वाला वायर है यहां पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, ये जो मैंने बिंदु दिखाए हैं यहां पर, जो यहां पर तो ये जो वायर है वो बाहर निकल रहा है। वायर क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, और इस बिंदु के ऊपर ये अंदर प्रवेश कर रहा है, अंदर प्रवेश कर रहा है। देखिए, वैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को जब अंदर की ओर होती है तो उसको क्रॉस से दिखाते हैं, बट इसको मैंने यहाँ पर इस धारा की डायरेक्शन को, अंदर जा रही है तो उसको क्रॉस से, बाहर निकल रही है उसको हमने किससे दिखा दिया, डॉट से दिखा दिया। ये क्लियर हो गया। अब देखो विद्यार्थियों, डायग्राम पर आप फोकस रखेंगे कि यहां से ये करंट बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है, तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का मैं यहां पर प्रयोग करूंगा। तो इस वायर के चारों ओर ऐसे बाहर निकल रही है करंट, इसके चारों ओर इस तरीके से देखो, धारा बाहर, तो अंगुलियां इस तरीके से, ऐसे इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, ऐसे। ये मैंने दिखा दिया है,
बताओ ये समझ में आ गया आप लोगों को? इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इस तरीके से होगा, ऐसे हम दिखा सकते हैं। इसके चारों ओर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो भी इसी तरीके से होगा। और जब हम आप थोड़ी सी अधिक दूरी पर चलेंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वहां पर भी मिलेगा। तो यहां पर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके चारों ओर क्रिएट होती है, ऐसे। इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस वायर के चारों ओर क्रिएट हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। जब धारा का फ्लो होता है तो इसमें से इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती है। ये इसमें से कितनी धारा बह रही है? I धारा हम प्रवाहित करवा रहे हैं। अब देखो इसमें जो करंट है यहां पर तो इस तरीके से बह रही है, यहां से जो करंट है वो अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है तो अंगूठा अंदर, अंगुलियां इस तरीके से। अब क्यों यहां पर जो धारा जो चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होगा वो इस तरीके से क्रिएट होगा। देखो अंगूठा अंदर तो अंगुलियां इस डायरेक्शन में मुड़ी हुई है, ऐसे। यहां पर भी इसी तरीके से। क्या आप लोगों को इसमें मैंने जो छोटे छोटे एरो के निशान दिखाए हैं दिख रहे हैं? ये देखिए इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। डायग्राम हमने थोड़ा सा छोटा ही बनाया है, वैसे समझ में आ जाएगा। बताइए इतना समझ में आ गया? इतना आप लोगों को समझ में आ गया? अब इसको आप देखें अच्छे से कि इसमें यदि आप देखेंगे कि ये जो आपने सर्किल दिखाया है वो चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है और इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, ऐसे। इसमें इसकी डायरेक्शन है ऊपर और इसकी डायरेक्शन है नीचे। तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये जो एक वायर और दूसरे वायर के बीच में चुंबकीय क्षेत्र है वो कैंसिल हो जाएगा, यहां वाला कैंसिल हो जाएगा, यहां वाला कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अब इसके अलावा जैसे यहां पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आपस में अध्यारोपित हो जाएगा। आपस में क्या हो जाएगा? अध्यारोपित हो जाएगा। और यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरीके से उत्पन्न होगा। देखो ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर। अध्यारोपित होने का मतलब है मिलना। अध्यारोपित होने का मतलब क्या है? मिलना। तो इनके जो चुंबकीय क्षेत्र हैं वो मिल जाएंगे। इसका चुंबकीय क्षेत्र, इसका चुंबकीय क्षेत्र मिलकर इधर हो गया, ये इन सब का इधर हो गया, इस तरीके से हो गया। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस तरीके से एक क्लोज लूप का निर्माण कर लेगी, ऐसे एक बंद वक्र का निर्माण कर लेती है विद्यार्थियों। अगली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो इस तरीके से होगी, ऐसे, इस तरीके से होगी। और यदि इससे और अगली चुंबकीय क्षेत्र रेखा की बात करूं मैं तो इस तरीके से होगी, ऐसे। इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर। ये जो एक्चुअल में जो डायग्राम था हमारे वायर है वो भी आप लोगों को समझने हैं, देखने हैं। ये मैंने एक सिरे पर जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र है उसको दिखा दिया है। यहां पर भी देख लेते हैं। यहां पर भी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अध्यारोपित हो जाएगा, ऐसे। इस तरीके से इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, ऐसे इसकी डायरेक्शन इधर होगी और यहां पर इसकी डायरेक्शन अंदर इस तरफ होगी। और यदि मैं अगले चुंबकीय क्षेत्र रेखा की बात करूं तो उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी। उससे अगली की बात करूं तो इसकी इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें क्रिएट हो जाएगी। ऐसे, ऐसे, इस तरीके से। बताइए डायग्राम तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सभी की जो डायरेक्शन है वो समान होगी। अंदर वाले की सबकी डायरेक्शन क्या है? एक समान है, एक ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही है, उस दिशा में जा रही है। बताइए विद्यार्थियों समझ में आ गया आप लोगों को कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर किस तरीके से एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो गया है। बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बहुत कम, क्योंकि ये जो
यहां वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखा अंदर से, इधर वाली भी अंदर से, इधर वाली भी अंदर से, जबकि यहां पर तो एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजरी, यहां से एक गुजरी, यहां से एक गुजरी, यहां से एक गुजरी, बट अंदर तो चार चली गई ना। तो अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो प्रणालिका के अंदर खोखले भाग में शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसे आप देखें, मैं इस तरीके से आपको एक बार फिर से, जो करंट वाला तार है वो इस तरीके से है, ऐसे है, ऐसे वायर्स हैं इस तरीके से, और जो प्रणालिका है वो हमारे पास में ये रही। ये है। तो बताइए विद्यार्थियों, कैसे किसी प्रणालिका के क्रोड में, सेंटर में, खोखले भाग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यहां तक समझ में आ गया क्या? बोलिए। वैसे हम प्रणालिका को इतना बड़ा करके नहीं दिखाएंगे, प्रणालिका को दिखाने का तरीका तो यही है। प्रणालिका को देखो, मैंने छोटे से यहाँ पर जो स्पेस है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, इस तरीके से दिखाते हैं, ऐसे। ये एक प्रणालिका है, ये क्या है? एक प्रणालिका है, इसमें से आई करंट दिखा देते हैं, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये एक प्रणालिका है बस। तो विद्यार्थियों इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं, संपूर्ण भाग को। अब हम यहां पर देखेंगे विद्यार्थियों, एम्पियर के नियम की सहायता से जो प्रणालिका है उसके केंद्र पर, उसकी क्रोड में कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र विद्यार्थियों हम ज्ञात कर रहे हैं वो एक लंबी प्रणालिका के लिए ज्ञात करेंगे, कि हम एक लंबी प्रणालिका लेंगे और यदि प्रणालिका का आकार यदि छोटा है, प्रणालिका का आकार क्या है? छोटा, तो वहां पर अलग से उसके लिए मेथड हम अप्लाई करते हैं। वैसे हमारे सिलेबस में लंबी प्रणालिका ही है विद्यार्थियों। तो लंबी प्रणालिका को हम यहां पर लेकर चलेंगे और उसके क्रोड में, सेंटर में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करेंगे। विद्यार्थियों अब हम एक लंबी प्रणालिका लेकर चलेंगे और उसकी क्रोड पर, उसके खोखले भाग में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो लंबी प्रणालिका के खोखले भाग में या क्रोड में, जो खोखला भाग होता है उसको हम क्रोड भी कह सकते हैं या उसकी अक्ष भी कह सकते हैं, वहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए, लंबी प्रणालिका, कैसी प्रणालिका ले रहे हैं? लंबी प्रणालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। विद्यार्थियों यहां पर हम एक लंबी प्रणालिका लेकर चलेंगे। ये जैसे हमारे पास में लंबी प्रणालिका है, इसकी त्रिज्या की तुलना में जो इसकी लंबाई है वो अधिक है, और इसके ऊपर जो विद्युत रुद्ध तांबे के तार लिपटे होते हैं वो इस तरीके से लिपटे हुए हैं। इस तरीके से इसके ऊपर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लिपटे हुए हैं। इस तार में से कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रणालिका के अंदर कुल फेरों की संख्या, ये जो तार आप देख रहे हैं इनके फेरों की संख्या हम कैपिटल एन लेकर चलेंगे। इस प्रणालिका की जो लंबाई है वो हम कैपिटल एल लेकर चलेंगे। लंबाई कितनी लेकर चलनी है? कैपिटल एल लेकर चलेंगे। तो विद्यार्थी इस तरीके से मैंने एक यहां पर लंबी प्रणालिका आप लोगों के सामने दिखाई है, और कुछ बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी है कि जो प्रणालिका है उसकी लंबाई कैपिटल एल, उसमें फेरों की संख्या कैपिटल एन, वो मैं पुट कर देता हूं, और इसमें से कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखिए विद्यार्थी क्या है, प्रणालिका की लंबाई, प्रणालिका की लंबाई, प्रणालिका की लंबाई हम कुल जो लंबाई है वो हमने ले ली कैपिटल एल,
कैपिटल एल। फिर मैं ले रहा हूं परिनालिका में फेरों की संख्या, परिनालिका में फेरों की संख्या या जो तार है उसके चक्रों की संख्या वो हम ले लेते हैं कैपिटल एन। कितनी ले ली हमने? प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा परिनालिका से बहने वाली जो धारा है वो हमारे पास में है कैपिटल आई। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है। विद्यार्थियों यहां से हम एम्पीयर का नियम हम लागू कर देते हैं। तो इसमें हम एम्पीयर के नियम की सहायता से चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। एम्पीयर का नियम क्या है? एम्पीयर के नियम से देखिए, एम्पीयर का नियम क्या कहता है विद्यार्थियों कि किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन का मान उस बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराओं का μ0 गुणा होता है। ये तो मैंने इसका स्टेटमेंट बोला। अब इसका जो गणितीय रूप है वो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन। ये है चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का बंद समाकलन। इसको हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन। समाकलन पर ये बीच में 0 लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? बंद रेखा समाकलन है। और चुंबकीय क्षेत्र B है तो ये चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन कहलाएगा। इसका जो मान होता है वो उस बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराओं का μ0 गुणा होता है। ये जो μ0 है वो निर्वात की चुंबकशीलता होती है, निर्वात की चुंबकशीलता इसे कहा जाता है। तो ये है एम्पीयर का नियम। तो विद्यार्थियों एम्पीयर का नियम तो तभी लागू होगा जब हम एम्पीयर के बंद वक्र का निर्माण करते हैं। तो यहां पर जो हमने परिनालिका ली है इसमें एक हम बंद वक्र की परिकल्पना यहां पर कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों मैं यहां पर ये एक एम्पीयर के बंद वक्र की परिकल्पना कर रहा हूं। ये हमने क्या ले लिया? एक एम्पीयर का बंद वक्र ले लिया है। इस बंद वक्र को हम नाम दे देते हैं यहां पर ए बी सी और डी। ए बी सी डी हमने इसका नाम दे दिया है। विद्यार्थियों आप यहां पर देखेंगे कि जो बंद वक्र है इसकी लंबाई हम कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल एल है। बंद वक्र की जो लंबाई है वो कितनी है? स्मॉल एल है। चौड़ाई से हमारा इसका कोई लेना देना नहीं है। तो विद्यार्थी ये जो बंद वक्र है इसको हम कहेंगे एम्पीयर का बंद परिपथ बंद वक्र है। एम्पीयर का बंद वक्र, एम्पीयर का बंद वक्र हमने यहां पर निर्मित कर लिया है। अब देखिए विद्यार्थी जो एम्पीयर का बंद वक्र है ए बी सी डी के रूप में हमने लिया है कि क्लोज लूप लिया है। तो विद्यार्थी यहां से इस क्लोज लूप में से बहने वाली कुल धाराओं का मान हमें ज्ञात करना है। ये जो बंद वक्र हमने लिया है वो परिनालिका के क्रोड से गुजर रहा है, इस तरीके से है। अब देखो इसमें से ये जो धारा है इस क्लोज लूप में से देखो ये वायर इसमें से बाहर निकल रहा है, ऐसे बाहर निकल रहा है। ये सारे के सारे वायर ऐसे बाहर निकल रहे हैं। ये क्लोज लूप तो ऐसे है, ऐसे इसमें से एक वायर बाहर निकला, फिर दूसरा वाला यहां से नीचे से घूमकर फिर बाहर निकला, फिर घूमकर फिर बाहर निकला, फिर घूमकर फिर बाहर निकला। इसका मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक एल लंबाई में जितने भी वायर हैं वो सारे के सारे इस क्लोज लूप से बाहर निकल रहे हैं। तो इसमें से गुजरने वाली कुल धाराएं हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो उतनी ही धाराएं गुजरेगी जितने इसमें वायर हैं। वायरों की संख्या निकालेंगे और एक वायर में से कितनी गुजर रही है? कैपिटल आई। एक वायर में से कितनी गुजर रही है? कैपिटल आई धारा गुजर रही है। हम यहां से एल लंबाई के अंदर कितने वायर हैं ये हम ज्ञात कर लेंगे, ये हम यहां पर ज्ञात कर लेंगे विद्यार्थियों। तो देखिए इस नियम को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? ये तो है क्लोज लूप के लिए, और क्लोज लूप क्या है? ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो ये जो क्लोज लूप है इसको हम 4 टुकड़ों में तोड़ देते हैं। कौन कौन से टुकड़े?
ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक और डी से ए तक। विद्यार्थियों यदि आपने पहले चैप्टर में गाउस का नियम पढ़ा है तो वहां पर भी एक बंद पृष्ठ समाकलन था और उस बंद पृष्ठ समाकलन को हमने अलग अलग पृष्ठीय क्षेत्रफलों में तोड़ा था। यहां पर क्लोज लूप है, उसको हम अलग अलग रेखाओं के अलग अलग भागों में तोड़ देते हैं। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ए से लेकर बी तक, एक पार्ट तो हमने कर दिया ए से लेकर बी तक, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, फिर प्लस में बी से लेकर सी तक बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, फिर प्लस में सी से लेकर डी तक बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, फिर देखो ए से बी, बी से सी से डी, डी से ए, डी से ए। तो ये आ गया हमारे पास में डी से ए बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू जीरो समेशन आई, म्यू जीरो समेशन आई आ गया। अब विद्यार्थी हमें प्रत्येक इंटीग्रेशन को समझना है, इनको समझना है। सबसे पहले तो आप देखेंगे ए से बी तक, ए से बी तक बी वेक्टर और डीएल वेक्टर, ए से बी तक यहां पर हो गया, इस पर होंगे अल्पांश ये डीएल, इस पर अल्पांश डीएल होगा, तो अल्पांश डीएल की डायरेक्शन उधर, और जो चुंबकीय क्षेत्र देखो ऐसे इसमें से करंट आ रही है, ऐसे नीचे अंगूठे की दिशा में ऐसे घूमकर, तो मैग्नेटिक लाइंस मेरी अंगुलियों की दिशा में होगी। इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस तरीके से होगा, ऐसे अंदर प्रवेश करने वाला होगा और यहां से बाहर निकलने वाला होगा। क्लियर? तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र और जो डीएल है वो दोनों एक ही दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र भी इधर से इधर की ओर, डीएल भी उधर, दोनों के बीच का कोण कितना हुआ 0 डिग्री। और कोस 0 यहां से जब डॉट हटेगा तो क्या लगेगा, कोस लगेगा। तो देखिए क्या लिख दें हम इसे, देखो बी डीएल, डॉट हटता है तो कोस थीटा आता है, और जो थीटा होता है वो बी और डीएल के बीच का एंगल होगा, और बी डीएल के बीच का एंगल यहां पर कितना है 0 डिग्री। देन बी डीएल कोस 0, कोस 0 का मान कितना हो जाएगा 1 होता है, कितना होता है 1। फिर प्लस में बी से सी तक, बी से सी तक बी डीएल कोस, बी से सी तक चुंबकीय क्षेत्र इधर, चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर तो क्या है इधर, और ये अल्पांश है इधर, तो अल्पांश और एल के बीच का कोण कितना हुआ 90 डिग्री। चुंबकीय क्षेत्र इधर, अल्पांश इधर, तो दोनों के बीच का कोण कितना हुआ 90। और बाहर इस यहां से लेकर यहां तक, यहां बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो शून्य होता है। किसी परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है बहुत कम, जिसको हम शून्य के इक्वल लेकर चलेंगे। तो कोस 90 आ जाएगा, और कोस 90 का मान कितना होता है विद्यार्थियों 0 होता है। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। फिर देखिए प्लस में सी से लेकर डी तक, सी से लेकर डी तक जो भाग है, सी से लेकर डी तक यहां से लेकर यहां तक का भाग है, और यहां पर तो चुंबकीय क्षेत्र ही 0 है, क्योंकि जो बाहर चुंबकीय क्षेत्र होता है परिनालिका के वो बहुत कम होता है, न के बराबर होता है, नगण्य मानकर उसको हम छोड़ देते हैं, इसे हम 0 लेकर चलेंगे। तो 0 लेकर चलेंगे तो इसका मान तो सीधा ही बी का मान 0 है। यहां पर किसका मान 0 है, बी का मान 0 है विद्यार्थियों, तो ये 0 आ गया। फिर प्लस में डी से ए तक, फिर से डायग्राम पर आप लोग ध्यान दीजिए, डी से ए तक क्या है बी डी एल, देखो कोस 100, यहां पर ये आ रहा है डीएल तो इधर, चुंबकीय क्षेत्र इधर, अब की बार भी इनके बीच का कोण कितना है 90 डिग्री, तो कोस 90 और कोस 90 का मान फिर से कितना है 0, इक्वल टू हमारे पास में क्या आ रहा है म्यू 0 समेशन आई। हमें समेशन आई भी निकालना है, अब समेशन आई निकालेंगे तभी इसका सॉल्यूशन निकलेगा विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों यहां पर ये पद 0 हो गया, ये पद 0 हो गया, ये हमारे 0 आ गया, ये पद 0 हो गया, ये पद 0 हो गया, केवल ये पद बचा है, इसमें कोस 0 का मान कितना हो गया 1 हो गया। अब देखो यहां पर अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है परिनालिका के अंदर वो एक समान होता है, उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, तो इस बी को हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे। तो ए से लेकर बी तक, ए से लेकर
बी तक इंटीग्रेशन डीएल। डीएल का मतलब है लंबाई के छोटे छोटे अल्पांशों का योग, और कहां से लेकर कहां तक, ए से लेकर बी तक। यहां से लेकर यहां तक लंबाई के छोटे छोटे अल्पांशों का जोड़ करना है। तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई हमारे पास में कितनी है, एल है। कितनी है लंबाई, एल। तो हम एल के इक्वल इसको पुट कर देंगे विद्यार्थियों। बराबर में क्या चल रहा है, म्यू जीरो समेशन आई। अब मुझे यहां पर मान फाइंड आउट करना है, समेशन आई। इस बंद वक्र में से कितनी धारा गुजर रही है, इस बंद वक्र में से, यहां से इस एल लंबाई में से कितने तार निकल रहे हैं। तो विद्यार्थियों यहां से कितनी धारा बह रही है, टोटल प्रत्येक वायर में से बह रही है आई। प्रत्येक वायर में से कितनी धारा बह रही है, आई धारा बह रही है। कैपिटल एन इसमें टोटल फेरे, तो प्रति एकांक लंबाई में फेरे कितनी हुई, देखो ध्यान देना। अब यहां पर परिनालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या और फेरों की संख्या को हम स्मॉल एन से पुट कर दें। किससे पुट कर दें, हम स्मॉल एन से पुट कर दें प्रति एकांक लंबाई में। तो कुल फेरे हो गए आपके पास में कैपिटल एन बट्टे में कुल लंबाई एल। कुल लंबाई एल आ गई। अब यहां पर हम क्या लिख सकते, हमारे को क्या याद करना है कि इस एल लंबाई में फेरों की संख्या, एल लंबाई में फेरों की संख्या यदि आपने फाइंड आउट कर ली, एल लंबाई में फेरों की संख्या फाइंड आउट कर ली, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, फिर इसमें से गुजरने वाली कुल धाराएं आ जाएगी। तो बताइए ये तो आ गया क्या आपके समझ में, स्मॉल एन बराबर कुल फेरे बट्टे में कुल लंबाई। अब यहां पर फेरों की संख्या, इस बंद लूप के अंदर फेरों की संख्या के लिए हम क्या करेंगे, यहां से इसका हम भाग लगा देंगे। मतलब देखो इसको इस तरीके से एन बराबर कैपिटल एन बट्टे में एल पुट कर रहे हैं, तो यहां से कैपिटल एन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एन इंटू एल, स्मॉल एन इंटू एल। तो जो एन है वो है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो एल लंबाई में फेरों की संख्या, स्मॉल एल लंबाई में, हमें तो स्मॉल एल लंबाई में ही तो फेरों की संख्या चाहिए, इस क्लोज लूप के अंदर फेरों की संख्या ही तो चाहिए हमें। तो एल लंबाई में फेरों की संख्या ये हमें चाहिए। ये देखो कितनी होगी, एकांक लंबाई में एन और टोटल जो लंबाई है वो कितनी है, एल। तो एन इंटू एल उसमें फेरे होंगे। तो बंद लूप से प्रवाहित धारा, बंद लूप से प्रवाहित धारा, कुल धारा कितनी हो जाएगी, एक जो वायर है उसमें से आई धारा बह रही है, एक वायर में से कितनी बह रही है, आई। और टोटल कितने वायर गुजर रहे हैं इस बंद लूप में से, एन इंटू एल। तो एन इंटू एल तो सारे वायर गुजर रहे हैं, एक में से कितनी धारा बह रही है, आई। तो एन एल आई आ गया, एन एल आई हमारे पास में क्लोज लूप है, उसमें से बहने वाली कुल धारा आ चुकी है। तो यहां पर हमने स्पेस नहीं छोड़ा, यहां पर हमारे पास में अतिक्रमण कर लिया इसने। चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर बराबर आएगा म्यू जीरो समेशन आई का मान कितना है, एन एल आई, एन एल और ये आ गया हमारे पास में आई, एन एल आई। इसको देख लेना एक बार, अभी आ जाएगा इसका भी। देखो इससे डीएल, ए से लेकर बी तक ये जो छोटे छोटे अल्पांश हैं इनकी लंबाई कितनी है, स्मॉल एल के बराबर है। किसके बराबर है, स्मॉल एल के बराबर। तो बी इंटू स्मॉल एल बराबर में क्या चल रहा है, म्यू जीरो स्मॉल एन एल इंटू कैपिटल आई। एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बी बराबर हमें क्या मिल रहा है, म्यू जीरो बच गया यहां पर, एन बच गया यहां पर, आई बच गया यहां पर। ये हमारे पास में किसी परिनालिका के कारण से चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो गया है, म्यू जीरो एन आई के इक्वल।
तो विद्यार्थियों ये एम्पीयर के नियम का प्रयोग करते हुए किसी प्रणालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सूत्र फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो इस एन के स्थान पर हम कैपिटल एन अपॉन में कैपिटल एल भी पुट कर सकते हैं। तो B बराबर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं म्यू जीरो कैपिटल एन आई अपॉन में कैपिटल एल भी इसे लिखा जा सकता है विद्यार्थियों। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो हम एक दो स्टेप यहां पर हम और बढ़ा लेते हैं, थोड़ी सी क्या है वो देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे कि यदि इस प्रणालिका के केंद्र में क्रोड में कोई माध्यम भरा हो, जैसे कोई लोहा चुंबकीय पदार्थ भरा हो, लोहा इसके अंदर भर दें, निकल भर दें, कोबाल्ट भर दें, तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो अब यहां पर हम आपको बता देते हैं। तो विद्यार्थी यहां से ये तो समझ में आ गया, यहां से मिटा देता हूं मैं। यदि प्रणालिका की क्रोड में हम क्या भर दें, लोहा चुंबकीय पदार्थ भर दें, कोई माध्यम भर दिया जाए, प्रणालिका के क्रोड में सेंटर में यदि क्या भर दिया जाए, कोई माध्यम भर दिया जाए तो क्या होगा। देखो यदि प्रणालिका की क्रोड में कोई माध्यम भर दिया जाए, कोई माध्यम भर दिया जाए तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है Bm, देखो यहां पर B ये तो है निर्वात में, और यहां पर आगे निर्वात की चुंबकशीलता, एकांक लंबाई फेरों की संख्या, और ये इसमें से बहने वाली धारा। तो देखिए जब हम माध्यम की बात करेंगे तो Bm बराबर हमारे पास में क्या आ गया, म्यू एन आई आ गया। ये जो म्यू है इसे हम कहेंगे माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता इसको कहते हैं। विद्यार्थियों यदि आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो इससे भी आप समझ लीजिए कि ये माध्यम के लिए चुंबकशीलता का मान होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक फॉर्मूला आप लोगों के सामने रख देता हूं। आपेक्षिक चुंबकशीलता, वैसे आपेक्षिक विद्युतशीलता की भांति ही आपेक्षिक चुंबकशीलता भी होती है। इसे हम म्यू आर से प्रदर्शित करेंगे। किससे लिखा जाता है, म्यू आर से। ये माध्यम की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात के बराबर होता है। मात्रकहीन विमाहीन राशि होती है। अलग अलग पदार्थों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। इसका जो मान होता है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो म्यू बराबर, वैसे हम इस टॉपिक को आगे भी पढ़ेंगे बट मैंने यहां पर इसको डिफाइन कर दिया है कि म्यू अपॉन म्यू नॉट होता है। मतलब माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता का जो अनुपात होता है उसको हम आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। तो यहां पर म्यू बराबर कितना आ गया, म्यू नॉट म्यू आर आ गया, म्यू नॉट म्यू आर। तो माध्यम में जो चुंबकीय क्षेत्र है, प्रणालिका के अंदर यदि कोई हम माध्यम भर दें तब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, म्यू के स्थान पर म्यू नॉट म्यू आर आ जाएगा। म्यू नॉट म्यू आर एन आई हमारे पास में ये चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि माध्यम में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो म्यू आर गुणा हो जाता है निर्वात वाले चुंबकीय क्षेत्र से। यहां से देखो म्यू आर बराबर आप क्या लिख सकते हैं, बी एम अपॉन में बी नॉट। बी एम माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र और निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात। तो ये हमने बाद में आपके सामने निकाल दिया, ये हमने आपको पहले इसकी परिभाषा में बता दिया है। तो विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में हमने प्रणालिका के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों के सामने रख दी है। यदि आप लोग इस टॉपिक के नोट्स यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कीजिए इन नंबरों पर। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं जिससे आप इस चैप्टर के इस टॉपिक के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।